morning, everyone. Good morning, Ajay. Good morning, Ritu. Good morning, Diksha. Good morning, Divya. Good morning, Kashish. Good morning, Kamini. Good morning, Tanu. Good morning, Sanjana. Good morning, Sana. Good morning, Kashish. Good morning, Reshma. तो क्वेश्चन कर लिया ये वाला जो होमवर्क दिया था। बोलो। यस सर। और यस सर। बाकी लोग और भाई बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? वैष्णवी, उत्तिष्णा, जी सर। और किसने नहीं करा है अब? कोई है ऐसा जिसने नहीं करा है? अच्छा बताओ फिर आंसर कितना आया इसका, जिसने कर लिया। T/12। T/12 आया। ठीक है, और बाकी लोगों का? T/12। T/12। और बाकी लोग? T/2। T/2। अच्छा, चलो देख। 12। T/2। बी आ रहा है सभी का। ठीक है, चलो अजय बताओ कैसे किया आपने? अजय आवाज आ रही है? बता दो फिर, बता सकते हो? अनम्यूट करके बता दो। चलो रेशमा आप बताओ। सर मैंने ना x=a sin ओमेगा t वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है। फिर उन्होंने कहा था कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो हाफ होता है। ठीक है। तो हम जब x=+a लिखते हैं ना साइड में, हाँ। तो मैंने जो x है उस पे तो मैंने a/2 लगा दिया क्योंकि वो हाफ एम्पलीट्यूड था। ठीक है। बाकी मैंने a sin ओमेगा t में ओमेगा की जो वो रहती है 2πt लिख दिया था। हम्म।
फिर इधर से मेरा जो एम्पलीट्यूड मतलब ए है वो तो मैंने कट कर दिया था क्योंकि ठीक वो है। इक्वल मतलब साइड थे। फिर जो हमारा हाफ आया था वो हमारा sin 30 की वैल्यू होती है, हम्म। बट मैंने उसको रेडियन में किया तो π/6 आ गया था मेरा। ठीक है। तो इधर से मेरा साइन साइन और पाई भी कर दिया तो मेरा टोटल आया t टाइम पीरियड बाय 12। अच्छा, चलो ठीक है। चलो अब देख लो इसे कैसे करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ लोगों का कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये। तो देखो इसमें क्या था, पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा है एंड कंडीशन आपको क्या दी थी, इसमें एम्पलीट्यूड आपको स्मॉल ए के बराबर दिया है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि मिनिमम जो आपका टाइम यहाँ पर लग रहा है किस चीज के लिए, टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि a/2 डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना टाइम लगेगा, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें कंडीशन ये सोचनी पड़ेगी कि भाई इसका मोशन किस तरीके का हो रहा है, कि हम कौन सी वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो हम वही वाला ऐसे करके एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। जो 4 तरीके के हमने डायग्राम पढ़े हैं उसने उसी के अकॉर्डिंग हमने बना लिया। तो ये हमारी मान लो क्या हो गई, मीन पोजीशन हो गई पार्टिकल की। तो ये कह रहा है कि मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कह रहा है, तो हम एक मतलब नॉर्मल तरीके से हम यही कंसिडर कर लेते हैं कि भाई पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जो है कवर कर रहा होगा, अगर हाफ मतलब एम्पलीट्यूड ए है प्लस का, तो a/2 प्लस का कर रहा होगा। यानी कि पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पर अगर है तो मीन पोजीशन से किधर जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब ऐसा मानने के बाद जो है हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये पता है कि जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होती है। सारा काम जो है आपका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पर ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि भाई मिनिमम टाइम यहाँ पर जो कितना लगा है जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट a/2 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमारे केस में डिस्प्लेसमेंट स्मॉल a है, तो हम हमारे लिए इक्वेशन जो क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू स्मॉल a sin ओमेगा t, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोला कि जब आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है कितनी हो जाएगी, a/2 के बराबर हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं a/2 रखता हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी, a sin इंटू ओमेगा t मिल जाएगी, ठीक है। और हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें मिनिमम टाइम निकालना है, यानी कि स्मॉल t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये a/2 रख दिया मैंने, और चलो ये a से a तो ये वाला कैंसिल हो गया, a से ये वाला a कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा 1/2 बचा, इधर कितना बचा साइन ओमेगा टी बचा। अब इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/T लिख सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर स्मॉल t लिख दिया, ये हो गया। एंड इसके बाद अगर देखो, अगर मेरे को इसको फ्री करना है ये 2π/T को साइन से, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन 2π, और क्या चीज दी है इसमें क्वेश्चन में, a particle executes SHM with an amplitude a, the time period of oscillation is capital T, minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position is, ठीक है। तो टाइम पीरियड तो आपको कैपिटल T ही दिया है, ओके। एंड इसमें और चीज क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो साइन ओमेगा टी है ना, ये आपका पूरा है, ठीक है, इसका साइन हो रखा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ साइन इनवर्स अगर मैं कर देता हूं, देखो साइन इनवर्स 1/2 अगर मैं कर देता हूं, और इधर भी मेरा अगर साइन इनवर्स हो जाता है किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/T इंटू स्मॉल टी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो राइट हैंड साइन में साइन इनवर्स और साइन है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन का ऑपोजिट फंक्शन होता है। तो ये दोनों आपस में जब भी मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये जो साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि साइन के कौन से, मतलब साइन की वैल्यू 1/2 कौन से वाले एंगल थीटा पर होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी 30 डिग्री पे, हमें ये पता है कि ये होती है 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री को अगर हमने रेडियंस में लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। और अगर आपको नहीं भी आता तो मैं बता दूं, 30 को आप क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 31 जा 30, 36 जा 180, तो π/6 हो गई इसकी वैल्यू।
π/6 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2π/T इंटू स्मॉल टी के बराबर हो गई। अब ये वाला पाई ये वाले पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी थी, तो स्मॉल टी तो इधर ही रहेगा, ये जो नीचे कैपिटल टी है ये उधर राइट साइड में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 है ये 6 के साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 12। तो t इज इक्वल टू कैपिटल T/12 जो है ये आपका टाइम होगा जिसमें हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कवर कर चुका होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब अगर मैं आपको ये कंडीशन दे देता हूं कि भाई मिनिमम टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस कवर करने में, लेकिन अब जो है मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की जगह आपको एक्सट्रीम पोजीशन का क्वेश्चन देता हूं, तो अब आप मेरे को एक बार फिर से सॉल्व करके बताओ कि अब क्या आंसर आएगा। अब मैंने आपको कंडीशन दे दी है कि एक्सट्रीम पोजीशन से अगर पार्टिकल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारी मिनिमम टाइम की जो वैल्यू होगी टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में या उसके टर्म्स में कितनी होगी, बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। सेम मेथड करना है, बस इक्वेशन में चेंज आएगा। चलो करो जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास। सर T/6। T/6 आ रहा है, चलो और बाकी लोग बताओ। सर T/6। T/6 आ रहा है, ठीक है, तो फिर यही आंसर होगा शायद। तो देखो इसमें क्या होगा, अब मैंने आपको क्या कंडीशन दी थी, मैंने आपको कंडीशन दी थी कि अब जो है पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक है। देखो मैंने 4 इक्वेशन लिखवाई थी, ये 4 आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो इसमें हमारी इक्वेशन कौन सी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये वाली कर सकते हैं। अगर आपको देखो पर्टिकुलरली बोला गया है कि भाई लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से है तब तो x इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t हो जाएगी, और अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर आप राइट वाली ही मान सकते हो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक है। a को हम स्मॉल a ही मान लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, उतना ही रहेगा, a/2 ही रहेगा, हाफ ऑफ द हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड है, और ये a cos ओमेगा t के बराबर हो गया। अब ये a से a ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, 1/2 बचा, इधर cos ओमेगा t बचा। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, cos इनवर्स ले लेंगे ताकि राइट वाला cos जो है कैंसिल कर पाए। तो cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos ओमेगा t, ठीक है। तो राइट साइड में cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गए दोनों कैंसिल। लेफ्ट साइड में cos इनवर्स 1/2 का मतलब कि cos की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, कहां पर होती है, जरा पूछ लूं मैं जरा किसी से, किससे पूछूं, रितु आप बताओ जरा, रितु cos की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है। मधु आप बताओ। कनिष्का आप बता दो। कनिष्का, किसी को नहीं पता क्या, 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री।
60 डिग्री भाई याद कर लो भाई, क्यों नहीं याद करते हो आप लोग? ठीक है? मधु मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रितु आपसे पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहे हो। कनिष्का आपने भी नहीं बताया, क्या कर रहे हो भाई? ये तो बेसिक चीजें हैं, अगर यही आगे जाके भूलते जाओगे तो फिर बाकी सारी चीजें याद करने का फायदा क्या है? तो कॉस इनवर्स 1/2 जो है कितना होता है? कॉस 1/2 जो है कॉस की कौन सी वैल्यू पे होती है? 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे होती है। ठीक है? कॉस मतलब साइन 60 कितना होता है? √3/2। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। और टेन 60 कितना होता है? √3 के बराबर होता है। तो ये जो है आपका 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? पाई/3 मिलेगा। और इधर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू स्मॉल टी हो जाएगा। अब पाई/3 को आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा, सॉरी, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? 2 पाई/कैपिटल टी लिख सकते हो, और ये रहा स्मॉल टी। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। स्मॉल टी की जब यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी? t/6 आ जाएगी। ठीक है? तो देखो, इससे समझ के आई आपको बात? आपको कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे? देखो, ये मैंने करवाया क्यों आपको, वो भी मैं समझा देता हूँ। तो देखो, समझ क्या आनी है आप? अच्छा मेरे को एक चीज ये बताओ, यहाँ पे ऊपर हमारी वैल्यू आई थी t/12, अभी हमारी वैल्यू आई है t/6। t/12 और t/6 में से छोटा कौन सा है? बताओ, t/6 और t/12 में छोटा कौन सा है? भाई क्यों नहीं बता रहे हो? क्या हो गया है? कौन सी क्लास में हो आप लोग? केजी में हो क्या? t/12। तो क्यों नहीं बता पा रहे हो? इतनी नींद आ रही है क्या? आज ऐसा क्या है? कल ज्यादा डांस कर लिया था? t/12 है। t/12 छोटा क्यों है? इसका मतलब क्या होता है? देखो, t/6 t/12 का मतलब क्या है कि t के आपने 12 टुकड़े करे और t के आपने 6 टुकड़े करे। तो t के 12 टुकड़े करोगे तो वो ज्यादा छोटे होंगे ना आज कंपेयर टू t के, अगर आप 6 टुकड़े करते हो। अगर आपके पास एक लकड़ी है, उस लकड़ी का साइज t है, और t के अगर आप 12 टुकड़े करोगे तो वो टुकड़े और छोटे हो जाएंगे। और t साइज की लकड़ी अगर आपके पास है, उसके अगर आप 6 टुकड़े करोगे तो वो कम छोटे होंगे। अगर मान लो t/3 होता तो उसके टुकड़े और बड़े होते। t/24 अगर होता तो उसके टुकड़े और ज्यादा छोटे हो जाते। तो ऐसे करके बताया करो। ठीक है? तो t/12 जो है वो यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा छोटा होगा। अब देखो, यहाँ पर मेरे को बताना क्या था। हमने दो कंडीशन पढ़ी। हमने कंडीशन एक ये पढ़ी कि एक बार पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से किधर जा रहा था? इधर जा रहा था। और ये मान लो यहाँ पर कितना हो गया? a/2 हो गया डिस्प्लेसमेंट। टोटल यहाँ तक कितना ए है और बीच में कितना हो गया? a/2 हो गया। अब हमने देखा क्या कि जब भाई पार्टिकल मीन पोजीशन से a/2 डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए आता है तो उसे टाइम लगता है t/12। लेकिन जब पार्टिकल राइट हैंड एक्सट्रीम पोजीशन से आता है, किधर? मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होता है, और तब a/2 डिस्टेंस कवर करता है या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो इसमें इसको टाइम लगता है t/6। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कौन सी वाली पोजीशन से वो तेज भाग रहा है? मीन पोजीशन से तेज भाग रहा है या एक्सट्रीम पोजीशन से तेज भाग रहा है? बताओ। एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम से तेज भाग रहा है, एक्सट्रीम। क्योंकि मीन पोजीशन से उसे a/2 वाले पॉइंट पर, मतलब यहां पर जाने में, क्योंकि दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर है a/2 का, तो मीन पोजीशन से a/2 पर जाने में कितना लग रहा है? t/12 लग रहा है। ठीक है? क्या बताया आपने? t/6 बताया। ठीक है। और राइट हैंड एक्सट्रीम पोजीशन से t/6 का टाइम लग रहा है। तो हमने देखा कि t/6 जो है टाइम क्या है? यहाँ पर छोटा है, और ये टाइम क्या है? बड़ा है। ठीक है? तो टाइम अगर एक्सट्रीम पोजीशन से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि मतलब ये हो गया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पर स्लो भाग रहा है। ठीक है? इस चीज को ध्यान रखो। यहां से जो इसका मोशन हो रहा है, स्लो हो रहा है, लेकिन जब ये मीन पोजीशन से कहाँ जाता है? a/2 तक जाता है, तब टाइम सिर्फ t/12 का लगता है, यानी कि और कम टाइम लगता है, यानी कि मीन पोजीशन से ये फास्ट भाग रहा है। ठीक है? आई समझ में बात? तो ये कंक्लूजन आपको मिला यहाँ पे कि मेन पोजीशन से जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन से जब आपका वापस मेन पोजीशन पे आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। और वैसे भी पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है?
बताओ। जीरो जीरो होती है, जीरो ठीक है। तो जीरो से क्या हो रहा होता है, धीरे धीरे बढ़ रही होती है, इसलिए टाइम जो है ज्यादा लग रहा होता है a/2 डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। लेकिन मेन पोजीशन पे आप कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसको दे देते हो, जिस वजह से उसका मोशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये एक कंक्लूजन है। तो कभी भी ये मत सोचना कि आधा डिस्टेंस कवर करने में जितना मीन पोजीशन से टाइम लगता है उतना ही एक्सट्रीम से लगता है, दोनों के केस में टाइम अलग अलग लगता है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता था, ठीक है। और ये हो क्यों रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से ये चीज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, और जिसने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं देखी भैया देख लेना, फिर बोलोगे कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ये चीज समझ नहीं आ रही है, ये कब हुआ था, हमें तो पता ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है एसएचएम एस प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी अभी तक हम एसएचएम मोशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एक बार रिलेट करके देखेंगे, ठीक है, कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बैठता है या नहीं बैठता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ठीक है, ये जैसे मान लो सर्कल हो गया। तो अब अगर ये सर्कल आपके पास है, तो सर्कल से आप क्या चीज समझ पाओगे, देखो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। तो देखो ये एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, एंड इस सर्कुलर पाथ पे अगर मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस सर्कुलर पाथ के अराउंड कोई पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है, ठीक है। कैसे मोशन कर रहा है, पहले मान लो पार्टिकल आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, फिर इधर आया, फिर यहाँ पर आया मान लो, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, ठीक है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, और फिर यहाँ पर आया, ठीक है, और फिर फाइनली यहाँ पर आ गया। तो अभी मान लो आधा सर्कल कंप्लीट हुआ है, इसमें कोई पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अगर इस ये जो सर्कुलर पाथ में इसने मोशन करा है, अगर इस पार्टिकल के मैं क्या ले लूं, प्रोजेक्शन ले लूं, इस तरीके से प्रोजेक्शन इस स्ट्रेट लाइन पर ले लूं, प्रोजेक्शन का मतलब है परछाई, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो ये जो भी पॉइंट्स मैंने प्लॉट करे हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या ले ली, इसकी परछाई ले ली, कि भाई इसका जो मोशन है वो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब पार्टिकल मान लो इसके आगे और मूव करता है, तो आधा चक्कर इसने सर्कल में कंप्लीट करा, अब इसके बाद आधा चक्कर मान लो ऐसे कंप्लीट कर रहा है, वही सेम मोशन आगे की तरफ अब और इंक्रीज हो रहा है, और अब पार्टिकल और आगे बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके भी प्रोजेक्शंस ले लिए। तो इसके अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूं यहाँ पे,
ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ पर मान लो ऐसे हो गया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन मान लो यहाँ पर आ गया, फिर इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गया, इसका यहाँ पर आ गया, इसका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पर क्या समझनी है, हमने ये चीज करी क्यों है, ये चीज हमने इसलिए करी है, ये देखो, अब यही चीज मतलब ये जो आपने पूरा सर्कुलर मोशन देखा, सर्कुलर मोशन में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, कलर हल्का लग रहा है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ और इस तरीके से इधर को ये घूमा पार्टिकल, इस पर पूरा चक्कर लगाया, इस सर्कुलर पाथ पे पूरा चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने के वापस बाद जो है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, यानी कि पूरा एक रिवोल्यूशन जो है यहाँ पर सर्कुलर मोशन का कंप्लीट हुआ है। तो इस केस में आपने देखा क्या, जब ये पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां से जब चलना स्टार्ट हुआ, इसके पॉइंट्स आपने देखे, इस पॉइंट्स का हमने क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया। तो इस पॉइंट के प्रोजेक्शन जब हमने स्ट्रेट लाइन पे लिए तो हमें ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट था, फिर ये पॉइंट था, फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके नीचे की तरफ मोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद जब आधा चक्कर कंप्लीट हो गया था तो हमने आधे चक्कर के दोबारा से प्रोजेक्शन लिए, और प्रोजेक्शन जब हमने लिए तो हमें पॉइंट्स के कौन कौन से मिले, ये वाला यहाँ पर एक पॉइंट मिला, यहाँ पर इसका पॉइंट मिला, ये जो आपकी लाइन आ रही है, ठीक है, फिर ये वाली जो लाइन आ रही है इसका प्रोजेक्शन यहाँ मिला, फिर यहाँ पर मिला, फिर उसके बाद यहाँ ये प्रोजेक्शन एक मिला, फिर ये प्रोजेक्शन मिला, फिर उसके बाद ये एक प्रोजेक्शन यहाँ पर है, और फाइनल प्रोजेक्शन फिर एक यहाँ पर है मान लो, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, जब आपका प्रोजेक्शन बिल्कुल यहां पर लास्ट में पहुंच गया था, उसके बाद जब पार्टिकल आधा चक्कर और कंप्लीट करता है तो आपका जो प्रोजेक्शन के पॉइंट्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि प्रोजेक्शन का जो मोशन होता है फिर वो नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये जो सर्कल का बीच वाला पॉइंट दिख रहा है, सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है, इस सेंटर पॉइंट को अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूं और ये प्रोजेक्शन की लाइंस अगर मैं आपको दिखाता हूं, तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है पॉइंट्स का, पहले वो नीचे की तरफ गया एक बार, और उसके बाद जो पॉइंट्स का प्रोजेक्शन था वो आपका यहाँ ऊपर की तरफ गया। तो ये चीज आपको क्या दिख रही है, ये चीज आपको फिर से एक एसएचएम दिख रही है। कैसे दिख रही है, क्योंकि एक बार मोशन नीचे की तरफ हुआ, उसके बाद वापस मोशन दोबारा से रिपीट हुआ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, और वापस क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। यानी कि अगर आप इसको वापस से सीधा करके बनाओ इसी चीज को यहाँ पे, तो कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, और उसके बाद मोशन क्या हुआ, इस तरीके से ऐसे हुआ। और अगर मैंने कहा कि भाई यहाँ पर क्या था, इसका बीच में वो वाला पॉइंट था जो कि सेंटर का मतलब सेंटर का मतलब ये सर्कल का सेंटर था, वो वाला पॉइंट था मान लो, अगर ये वाला जो पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर था तो वो ये हो गया, तो ये क्या बन गई, ये इसकी मीन पोजीशन बन गई, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बन गई, और ये वाली भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बन गई। तो कहने का मतलब है आपको ये, आप फिर इसको क्या कर सकते हो, पेंडुलम से कंपेयर कर सकते हो कि ये मोशन इस तरीके से चलता रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल है एंड उस पार्टिकल के प्रोजेक्शंस को अगर आप किसी भी एक एक्सिस पर ड्रॉ करते हो, ये वाले केस में हमने वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया है, हम एक्स एक्सिस में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एक्सिस पर ड्रॉ करते हो तो वो जो ड्रॉ किए गए पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स एसएचएम में आएंगे, ठीक है। आया समझ में ये चीज, यस सर। सभी को क्लियर हो गया ये, यस सर। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन के पार्टिकल, जो भी पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का अगर प्रोजेक्शन लेते हो तो वो प्रोजेक्शन वाले पॉइंट्स किसी भी एक एक्सिस पर आपको एसएचएम का फील दिलाएंगे, यानी कि वो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे प्रोजेक्शन के पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एसएचएम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अब इसी सेम चीज को किस पर बनाना चाहते हो, इसी सेम चीज को अगर आप एक्स एक्सिस पर बनाना चाहते हो, अभी तो आपने वाई एक्सिस पर करके देखा, अब मान लो ये चीज आप क्या करना चाहते हो,
अब आप इसको एक्स एक्सिस पर करना चाहते हो, ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे? ठीक है, ये मान लो ऐसे हो गया। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ आपको, जैसे अभी हमने ऊपर किया वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, ये लाइन कितनी लंबी हो गई यहाँ, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो अब आपको समझना क्या है, अब आप ये समझो कि पार्टिकल तो आपका वैसे ही मोशन कर रहा है, लेकिन अब आपको प्रोजेक्शन कैसे लेने हैं। अब आप ये सोचो कि पार्टिकल, जैसे ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। मान लो हम ये कहते हैं कि पार्टिकल आपका मोशन यहां से कर रहा है, यहां से मोशन किया, ये आया, ठीक है, ये एक पॉइंट आया, फिर ये एक पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया। आपने क्या करा, इसके प्रोजेक्शन ले लिए। कैसे लिए? अब आप एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो इस तरीके से। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये सारे पॉइंट्स के आपने प्रोजेक्शन ले लिए जो आपके सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहे थे। अब इसी तरीके से इस मोशन को अगर आप आगे बढ़ाते हो तो ये मोशन आगे बढ़ेगा, ठीक है, और कुछ और पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे इस सर्कुलर पाथ पे। मान लो ये मिल गए, ठीक है, और अब हमने क्या करा, इसके प्रोजेक्शन बना दिए। ठीक है, बस ये समझ लो, लाइंस वाइंस थोड़ी टेढ़ी हो रही है उसको देखो मत बस, और इतना समझ लो कि ये आपके एक्स एक्सिस पर कैसे प्लॉट हो गए। अब आपने क्या देखा भाई, पॉइंट्स कैसे प्लॉट हो रहे हैं। पॉइंट्स कैसे प्लॉट हुए, जब हमने मोशन यहां से स्टार्ट करा तो इसके प्रोजेक्शन कहाँ बने, ये बना, ये बना, ये वाला बना, फिर ये वाला बना, ये वाला बना, फिर उसके बाद ये बना एक प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन बना, ये प्रोजेक्शन बना, फिर एक प्रोजेक्शन यहाँ बना, एक प्रोजेक्शन यहाँ बना। प्रोजेक्शन के पॉइंट्स किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब आपका पार्टिकल यहां से लेके यहां तक आया, अब उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट से वापस, मतलब यहां से लेके यहां तक जब मोशन हुआ तो प्रोजेक्शन का जो पाथ था लेफ्ट टू राइट था। उसके बाद जब आपका पार्टिकल और फर्दर यहाँ पर मूव करता है तो प्रोजेक्शन के पॉइंट्स आपको कौन कौन से मिले, ये मिल गए। एक पॉइंट ये, फिर एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि प्रोजेक्शन के पॉइंट्स इस पर्टिकुलर केस में लेफ्ट टू राइट साइड मूव कर रहे थे, और मीन पोजीशन क्या बन जाएगी, यहां पर बन जाएगी। ठीक है, किस कंडीशन के लिए, जब आपका पार्टिकल यहां से लेके यहां तक मूव करा। तो ये चीज समझ आ गई कि एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन आपने कैसे ड्रॉ किया। Yes, sir. सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक बार फिर से बता दो, फिर से बता तो दिया इसमें, ठीक है, फिर से मैंने इसी में बता दिया आपको। तो ये केस आपका तब था जब आपके पॉइंट्स किस पर प्लॉट हो रहे हैं, वाई पर प्लॉट हो रहे हैं, वाई पर। तब आपने मोशन यहां से स्टार्ट किया और उसके बाद वहीं पर खत्म किया, और आधा चक्कर आपका यहां पर कंप्लीट हुआ था। दूसरे केस में क्या था, मोशन आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया, आधा चक्कर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ, और वापस पार्टिकल कहां पर आ जाएगा, उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये होता है आपका SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान ये रखना है कि सर्कुलर मोशन कभी भी SHM नहीं होगा, लेकिन जो उसके प्रोजेक्शन पॉइंट्स हैं वो आपको एक SHM का फील देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतनी बात समझनी है, इसको फिर आगे शाम को कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपका 2 दिन टेस्ट और नहीं होगा, शायद मंडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो मंडे को टेस्ट होगा, 6 चैप्टर से अच्छे से प्रिपेयर करके रखो अपने। और दूसरी चीज मैं ये बता रहा था कि एम्स का जो है फॉर्म आ चुका है, आप सभी को भी पता लग चुका होगा। तो मेरे को ये बताओ कि लास्ट ईयर किस किसने रजिस्टर कर रखा है, या उससे पहले किसने रजिस्टर करा हुआ है एम्स के लिए, कभी भी आपने एग्जाम दिया है जिसने भी।
वो मेरे को बताओ, जिसने बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का कभी भी एग्जाम दिया हो, एम्स का। ठीक है, वैष्णवी ने दिया है, सना ने दिया है, और बाकी किसी ने नहीं दिया है? नो सर। बीएससी किसी और ने, किसी ने भी नहीं दिया है? चलो ठीक है, मैंने भी दिया है, मैंने भी दिया है, ठीक है। तो देखो एक बात ये समझ लो, मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो ये जरूर पता लग करके रख लें कि वो ईडब्ल्यूएस में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकता है, नहीं बन सकता। बनाना कब है? बनाना है आपको 1 अप्रैल के बाद। ठीक है, बनाना कब है? 1 अप्रैल के बाद। लेकिन आपको पता क्या करके रखना है कि मेरा भाई बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और अगर आपको ऐसा डाउट लगता भी है कि मेरा शायद नहीं बनेगा, बनेगा, कुछ कंफर्म पता नहीं लग रहा, फिर भी जनरल वाले कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस से ही फॉर्म भर लो। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मान लो अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर भी लिया और उसके बाद अगर आपका ईडब्ल्यूएस नहीं भी बना होगा, तो क्या होगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद एक लिंक ओपन किया जाता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए। उनको अपना सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होता है। वो सर्टिफिकेट अपलोड जब करते हैं तो वो उनका वेरीफाई होता है कि वो सर्टिफिकेट उनका चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो अगर मान लो आपका नहीं भी बना होगा तो आप अपलोड नहीं करोगे। तो जिन कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट जो अपलोड करते हैं या वो चल नहीं पाता है या फिर वो अपलोड करते ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो इससे आपका कोई भी लॉस नहीं है, बल्कि आपका प्रॉफिट ही है कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन गया तो आप फायदे में चले जाओगे, लेकिन नहीं भी बन पाया तब भी आपका कोई लॉस नहीं होगा। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरा बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कंफर्म नहीं हो पा रहे, तो आप सभी फॉर्म जो है ईडब्ल्यूएस से ही भरो। ठीक है, लेकिन जिसको पता है कि भाई मेरा नहीं बनेगा, 100% कंफर्म है ये बात, तो वो जनरल कैटेगरी से फिल कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी थी, चाहो तो देख लेना। बाकी किसी को कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर लेना। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन का अपना प्रोसेस कर लो, और जिसने पिछले साल का रखा है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन अब दोबारा नहीं करेगा। और बाकी कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो मुझे मैसेज कर लेना। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं फिर क्लास में। अब ठीक है, शाम को मिलते हैं 5 बजे।